हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है मयंक रोहिरा। मयंक ग्वालियर सिटी का टॉपर है, जिस सिटी में मैं रहता हूँ। तो मयंक, सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मयंक, अपने बारे में बताओ। थैंक यू सो मच भैया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। मेरा नाम मयंक है और मेरा नीट 2023 एग्जामिनेशन में स्कोर था 685 आउट ऑफ 720 और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1071। जैसे तुम अब डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन या कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि डॉक्टर बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं। तो क्या वो तुम्हारा माइंड में क्लियर था, या क्या चीज तुम्हें मोटिवेट करी थी डॉक्टर बनने के लिए? तो भैया ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अब जब एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है, तो पीसीबी लेना और डॉक्टर बनना मेरे लिस्ट में ऑनेस्टली लास्ट में था। मेरा जो हमेशा से एक ड्रीम था कि मुझे पायलट बनना है और मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। बट ये भी था कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि एक लास्ट में मेडिकल एग्जाम होता है, तो मेरी आई साइट भी थोड़ी वीक थी। प्लस फैमिली वाले इतने कंफर्टेबल नहीं थे कि आर्मी और एयरफोर्स के आइडिया से, तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। फिर इवेंचुअली ऐसे ही मैं आइडियाज स्क्रैप करता गया अपनी लिस्ट से और फिर मेरे पास वही एक बचा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। बट फिर जैसे मैंने ये डेवलप किया, पहले एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे भी था प्रेजेंट, काफी ज्यादा यूज करता था और मैं इनफैक्ट रील्स भी बनाता था। रील्स एज इन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। और इनफैक्ट यूट्यूब भी मैंने किया है, एक दो वीडियोस उस पर भी डाली मैंने। बट जैसे 11th आया तो मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने भी एडवाइस किया कि अगर अब तुम ये कर रहे हो तो एक बार इस पे फोकस करके देखो। और जब मैंने फोकस किया, जैसे मुझे टीचर्स मिले और स्पेशली मेरे फिजिक्स के टीचर्स जैसे मुझे मिलते गए, तो मेरे को एक अलग सा प्यार हो गया फिजिक्स से। तो वो एक मेरी मोटिवेशन थी पढ़ते रहने की, और इसी रीजन से मैं थोड़ा करता चला गया। और जब 11th जैसे जैसे खत्म हुई, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, अब ये मेरे को करना है। तो जी मयंक, भैया। क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी रही इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की? सबसे पहले हम बायो की बात करें तो सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी उसके लिए स्टिकिंग टू एनसीईआरटी, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी एक धर्म ग्रंथ है। और ये मैंने टीचर से सुना, सीनियर से सुना, तो अभी मैंने ठान लिया। तो मेजरली मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी, 99% इनफैक्ट एनसीईआरटी करी। बट अगर कोई टीचर क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है या कुछ और नई डिटेल दे रहा है, नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं उसको एक बार अच्छे से सुन लेता था, जिससे वो मेरे दिमाग में रहे। तो कभी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट हो या कुछ भी हो रहा है, कोई टीचर पूछ रहा है, तो वो मेरे दिमाग में रहता, तो मैं उसको टैकल कर लेता था। कभी एलिमिनेट आउट कर दिया या डायरेक्ट याद आ गया तो उससे। बाकी एक और जो अच्छी चीज रही वो थी बायो हैक। बायो हैक मैंने थोड़ी जल्दी ले ली थी। आई विल सजेस्ट आप इतना जल्दी मत लीजिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा रिवीजन मटेरियल है। और ये भी हमें क्यूरियोसिटी होती है, जब हमें कुछ नया मिल जाए तो हम पुराना भूल जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मैं थोड़ा एनसीईआरटी मैंने बीच में कम कर दी थी, बट मैंने फिर उसको जाने नहीं दिया। तो बायो हैक से आप रिवीजन बार बार करिए, पर आप स्टिक करिए मेन पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पे। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे 3 डिविजन हमारे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आई विल सजेस्ट एनसीईआरटी अच्छे से करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरा एनसीईआरटी में इतना मन नहीं लगता था ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स और बहुत अजीब सी लगती थी। तो उसके लिए अगेन केमैक वंडरफुल टूल, मजा आ जाता था पढ़ के। और उसमें हर एक चीज डिटेल में है केमैक में, मतलब आपको सभी मिल जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक टिपिकल है थोड़ी, उसको आपको क्लास में बैठ के एक बार समझना पड़ेगा टीचर से, और जब आप वो समझ लोगे फिर आप एनसीईआरटी रीड करिए, आप थोड़ा बहुत मॉड्यूल सॉल्व करिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी ऑर्गेनिक के लिए लास्ट 1 मंथ 2 मंथ्स ऐसे फेज में अगेन केमैक, क्योंकि जो नीट में हम देख रहे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो या तो स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं या डायरेक्ट 1 वर्ड आंसर आ रहे हैं। तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी। लास्ट फिजिकल की बात करें तो फिजिकल इज कॉन्सेप्ट डेवलपिंग। तो आप उसका कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करिए, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आपको और दिमाग खुलता जाएगा। बाहर से अगर कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन है तो आप मैनेज कर लोगे। बाकी फिजिकल के लिए मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी वो थी, मैंने लास्ट टाइम पे कुछ चैप्टर्स इग्नोर कर दिए। मैंने सोल्यूशन चैप्टर इग्नोर कर दिया। वो मुझे लग रहा था 2-3 फॉर्मूला है, वही देख लो इजीली हो जाएगा, बट उससे भी हीलियम वाला क्वेश्चन आ गया। तो मेरे दिमाग में वो डेटा था ही नहीं, तो वो मेरा गलत हो गया। तो इसलिए आप फिजिकल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आई विल अगेन सजेस्ट आप केमैक से रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक है तो आप एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हैं उसके लिए। और लास्ट बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, भले इसमें क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए, पर पढ़ने में हमेशा मजा आया है। फिजिक्स के लिए आप रेगुलरली क्लास अटेंड करिए, टीचर्स के टच में रहिए और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस के लिए भैया मैंने अपने कोचिंग का मॉड्यूल लगाया, सबसे पहले वो टूल रहता था। उसके बाद कुछ कुछ चैप्टर्स में एचसी वर्मा भी लगाई, और कुछ चैप्टर्स के लिए आप एररलेस फिजिक्स करके एक बुक आती है, वो हमारे कोचिंग सर ने हमें सजेस्ट करी, आप वो भी यूज कर सकते हैं। एररलेस में क्या है, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो वो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देता है ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। और एक चीज जो काफी कम एस्पिरेंट्स करते हैं, पर मैंने ट्राई करके देखी, कि मैंने एनसीईआरटी उठाई और मैंने एनसीईआरटी लास्ट के 2-3 मंथ्स ऐसे फेज में उठाई। तो जो हमारे मॉक टेस्ट चल रहे थे लास्ट में, उसमें जो मेरे थ्योरेटिकल पार्ट्स गलत हो रहे थे, मैं उसको उस पूरे पेज को
या उस पूरे टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ लेता था फिजिक्स की अच्छे से। तो ऐसे मैंने देखा कि आगे आने वाले मॉक टेस्ट में जो आ रहा है वो मेरा सही होता जा रहा है धीरे धीरे। इस चीज ने मुझे काफी हेल्प करी थी। तो मैं जैसे तुम्हारे 685 हैं, तो जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस सिली मिस्टेक थी या वो क्वेश्चन तुम्हें आते नहीं थे, कैसा था उनका? फिजिक्स में बात करें भैया तो सिली मिस्टेक्स थी काफी। जैसे एक डाइपोल वाला क्वेश्चन था, नॉर्मल था, टॉर्क दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एंगल दिया था, चार्ज ऑन डाइपोल पूछा था, सिंपल फॉर्मूला है P sin थीटा इक्वल टू टॉर्क। तो अब मैंने उसमें सोच लिया कि चार्ज निकालना है, तो मेरा आंसर आया 2। मैंने 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, 2 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज, तो मैंने उसका आंसर 4 कर दिया। ऐसी गलती हुई है मेरी फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में मेरे सिर्फ 2 गलत हैं, वो दोनों में, एक में वो न्यूक्लियोटाइड वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वो मैंने इतना दिमाग लगाया ही नहीं, मेरे को उसमें गलती पता चल गई थी, बट ये था कि कम दिमाग लगा के आंसर सही कर सकते हो। और एक हीलियम वाला, बस। बायो में मेरा जो गलत हुआ वो मुझे अभी तक रिग्रेट होता है, क्योंकि वो पूछा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ RRNA आर देयर, और मेरे लास्ट में एग्जाम सेंटर पे जब मैं जा भी रहा था कार में, दीदी ने एक बार बोला भी था मुझे कि तू पढ़ ले, और मेरे दिमाग में आया भी था कि मुझे यही पेज पढ़ना है, क्योंकि मुझे हमेशा नंबर में भूल जाता हूँ, मैं 60-80 में हर बार कंफ्यूज होता हूँ, और वही क्वेश्चन आ गया, मैंने वो गलत कर दिया बस। तो कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे सिली मिस्टेक वाले, कुछ क्वेश्चन ये भी थे जो एनसीईआरटी से हैं, वो तुमने गलत करे क्योंकि एनसीईआरटी तुम्हारे को याद नहीं हुई। क्योंकि मतलब इस चीज से मैं ये करना चाहता हूँ कि कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं एनसीईआरटी तो हम जो है कर लेंगे, स्पेशली 11th में कि वो तो हो जाएगी, वो तो मतलब कुछ नहीं है, अभी मॉड्यूल पे ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जो टॉपर्स भी हैं, जो नीट के टॉपर्स हैं, वो तक एनसीईआरटी एंड टाइम तक भूल रहे हैं और उसका क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज होती है, राइट? मतलब एग्री करोगे? बिल्कुल 110% सच बात है, क्योंकि मेरे को भी लगता था 11th में कि अगर मैं मॉड्यूल कर रहा हूँ तो एनसीईआरटी तो इजीली हो जाएगी, बट उधर एग्जाम हॉल में बैठ के सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर याद होना चाहिए, 60 होते हैं कि 80 होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और आई गेस 99.9% बच्चे सही करके आएंगे। बट जैसे वो क्वेश्चन सामने आया तो डेटा पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता कि क्या था। तो इसमें रिवीजन बहुत यूजफुल है। बिल्कुल। और ऐसा केवल तुम्हारे साथ नहीं है, अभी मैंने और भी लोगों का इंटरव्यू लिए तो सबके साथ ये था कि कोई ना कोई, मैंने एनसीईआरटी का याद नहीं आया तो एक गलत कर दिया, कह रहा है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का उसने गलत कर दिया, ट्रैंक्विलाइजर में कंफ्यूज हो गया, वो बारब्यूटेरेट ट्रैंक्विलाइजर में। मतलब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का ही डाटा टॉपर्स भी याद नहीं कर पा रहे, जिनके 680, 690, 700 भी आ रहे हैं, वो तक एनसीईआरटी की मिस्टेक करके आ रहे हैं पेपर में। तो मयंक, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? ये तो भैया थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। मैंने पहले नॉर्मली सुना था कि एक पार्थ गोयल नाम से कोई कंटेंट क्रिएटर है और वो काफी अच्छा कर रहे हैं, बट एज मैंने बताया कि 11th में मैंने सब छोड़ दिया था, थोड़ा दूर था मैं, तो मैंने इतना फिर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा ठीक है वो होंगे, काम कर रहे हैं, पर मेरे को भी पढ़ना है। बट सरप्राइजिंगली 11th और 12th दोनों क्लासेस में मैं आकाश इंस्टीट्यूट से ही पढ़ा हूँ, और मेरा क्लासमेट था नील। तो फिर जैसे बात होती थी उससे भी, तो मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि आप ही उसके बड़े भाई हो। वो थोड़ा फनी मोमेंट था मेरे लिए भी। फिर उससे बात और नील मेरा अच्छा फ्रेंड भी है काफी, हम साथ में पढ़ते थे, डाउट्स वगैरह भी हम एक दूसरे के सॉल्व करते थे। तो उससे फिर पता चला, फिर मुझे बायोकेम का भी आइडिया मिला, फिर मैं उधर से और थोड़ा इंटरेस्टेड होता गया, तो और फॉलो भी करने लगा। मैं जैसे तुमने बताया बायोकेमिक तुमने यूज करी है, तो सबसे पहले तो दिखाओ कि कैसे तुमने लाइक उसमें कुछ एनोटेशंस करे थे या कैसे किया था, मतलब कैसे तुमने उसको यूज किया था? पहले बायोहैक देख लेते क्योंकि हैंडी पड़ी एकदम। तो बायोहैक मैंने कवर थोड़ा गंदा कर दिया लिख लिख के, और इसमें मैं फ्रीक्वेंटली आंसर्स भी ऐसे अंडरलाइन करते रहता था, यहाँ पर भी है ऐसे, क्योंकि ये चीजें होती है, हार्मोन्स वाला चैप्टर है ये, तो इसमें चीजें भूलने लगते हैं हम, कहाँ से निकल रहा है, कौन सा हार्मोन है। तो इसमें मैं काफी पेन से, रेड पेन से भी अंडरलाइन करता रहता था। और मैं इसमें बेस्ट चीज भैया मुझे ये भी लगी कि आपने स्पेस दी हुई है, तो मैं इधर अपना कुछ, जैसे आपने तो क्वेश्चंस बना दिए, बट मुझे अगर कुछ लग रहा है मुझे ऐड ऑन करना है, तो सफिशिएंट स्पेस है, शॉर्ट नोट बना के और ऐड ऑन कर दो, तो ये एक कंप्लीट, एक कह दो ब्रह्मास्त्र बन जाता है, इसमें सब आ जाता है। तो मैं जैसे ऐसा कहते थे कि जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हारा अगर नहीं आता था उस पर सर्कल मारते थे? हाँ, ये जो आपने एक वीडियो में भी स्ट्रैटेजी बताई थी कि सर्कल कर दो, फिर जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो तो सर्कल सर्कल वाली पढ़ो, तो ये भी मैंने किया था। बट ये थोड़ा मैंने लेटर फेज में किया था, क्योंकि पहले मैं इतना पहले खुद तो कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मुझे ये बाकी सब आ रहा है। तो मैं बायोहैक और केमेक ने तुम्हें कैसे कैसे हेल्प करी, किन किन चीजों में? ऑनेस्टली भैया एक ये भी रिव्यू है कि मेरे को बायोहैक सबसे ज्यादा पसंद आई, और इसका शायद ये भी रीजन है मुझे केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट भी कम पसंद है थोड़ा। बट टूल्स में बात करें तो उन पे हमारा टेस्ट है, अगर 2-3 दिन में टेस्ट है, और उसमें सब्जेक्ट वाइज बहुत ज्यादा सिलेबस आ रहा है। फिजिक्स में 4-5 चैप्टर एक साथ आ रहे हैं, तो ये होता है कि हम फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कमांड अच्छी बैठ जाए। तो इस फेज में बायोकेमिक ने टाइम बहुत बचाया, 10 मिनट में आधा चैप्टर हो गया, 15-20 मिनट और दे दिए तो चैप्टर ही खत्म हो गया पूरा, इजीली रिवाइज हो रहा है। स्टार्टिंग में बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, बट ट्रस्ट में अगर आप
एक बार आपको अगर लग रहा है कम है तो आप 2 बार कर लो। ये मैंने भी ट्राई किया, मेरे को भी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मैं सेम चैप्टर सेम बुक से सेम तरीके से 2 बार कर लेता था, तो वो और अच्छा हो जाता। और टेस्ट में बैठो तो टेस्ट आ रहा है एमसीक्यू वाला, और इसमें क्वेश्चंस भी वैसे रिलेटेड है। अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपको क्वेश्चंस उधर दिखने लगेंगे और आपको आंसर समझ में आने लगेगा। तो ये तरीके में दोनों बुक्स ने काफी हेल्प किया। तो मैं एनसीईआरटी हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी तुमने कैसे यूज करी, मतलब कैसे उसको वो डेप्थ तक गए उसके जो जाना चाहिए? तो भैया एनसीईआरटी मैंने मेजरली जो इन डेप्थ वाली बात होती है वो मैंने केमिस्ट्री और बायो के लिए अप्लाई करी। फिजिक्स का जैसे मैंने बताया कि मैंने एग्जाम से 2-3 मंथ्स पहले की वो स्ट्रैटेजी यूज करी। बायो में देखें तो जैसे टीचर ने क्लास में आज पढ़ाया कुछ, तो फर्स्ट थिंग जो मैं घर आके करता था वो था उस पूरे टॉपिक की या उस पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करूं मैं। और वो एनसीईआरटी में पहली जो रीडिंग लगा था वो बहुत धीरे धीरे हर वर्ड को पकड़ पकड़ के पढ़ता था ताकि पूरा मीनिंग क्लियर हो। फिर वो मैंने पढ़ ली, फिर मैं एक बार देखता था कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में है तो वो सॉल्व कर दो, ऐसे करता था थोड़ा। फिर थोड़ी देर डिनर वगैरह करके वापस मैं एनसीईआरटी पे बैठता था, फिर वही सेम दोबारा पढ़ो और उसको अब थोड़ी पेस में पढ़ो और लाइन को एज अ होल समझो। क्योंकि और ये होता है कि आपने एक और स्ट्रैटेजी शायद बताई थी कि क्वेश्चन उधर ही बनाओ, जैसे कोई भी लाइन आपने पढ़ी फिर पूछो हाउ, व्हेन, कैसे, क्या हो रहा है ये। तो वो मैं अपने आप से पूछता था और रीजनिंग करता था, जिससे उससे कोई भी रिलेटेड आसपास क्वेश्चन है वो मेरा बनने लगता था। ऐसा मैं बायो के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादा करता था। ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, फिजिकल में स्पेशली रीडिंग कम होती थी, मतलब इन डेप्थ नहीं होती थी, एक बार रीड कर लो, बट फिजिकल में भी कुछ ट्विस्टेड लाइंस हैं और वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगी कौन सी लाइन थोड़ी अजीब सी लग रही है, तो उसके साथ आप ये कर सकते हो। तो मैम जैसे कोई चीज, जैसे बायो और केमिस्ट्री है, मेन चीज उसमें क्या होता है, याद करना, रिमेम्बरिंग। तो याद करने के लिए किसी भी चीज को तुम क्या अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते थे? मेमोरी टास्क में भैया मैं ऑनेस्टली बहुत वीक हूँ। मैं तो ये भी भूल जाता हूँ मैंने सुबह क्या खाया है। तो इसके लिए अगेन सबसे बेस्ट चीज है आप बार बार पढ़ो। इनऑर्गेनिक की मैं अगर एनसीईआरटी की ही बात करूँ तो मैंने एनसीईआरटी कम से कम 15-20 बार पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक तब जाके वो मुझे इतनी अच्छी याद हुई। और अगर ये चीज है कि 15-20 बार के बाद तो कोई भी इंसान नेचुरली बोर हो जाएगा, और मैं भी हो गया था। तो फिर मैंने कैमैक को और एक्सटेंसिवली यूज किया। पहले 1-2 बार कर लेता था टेस्ट के टाइम पे, बट फिर जैसे एग्जाम पास आने लगा, मेन एग्जाम, तो उसमें और 2-3 बार करता था एक ही चैप्टर को, तो उससे अच्छी कमांड बनती चली गई। सेम विद बायो हैक। तो मैम क्या तुम अपने जूनियर्स को रिकमेंड करोगे बायो केमिक? 100% भैया, डेफिनेटली आप यूज करो। बट कुछ बच्चे जैसे कुछ जूनियर्स भी हैं, समझेंगे वो कि अच्छी बुक है तो हम इसको रेगुलरली पढ़ें, तो आप बायो केमिक को एज अ लर्निंग मटेरियल नहीं यूज कर सकते। लर्निंग मटेरियल हमेशा एनसीईआरटी ही रहेगा। आप इसको एज अ रिविजन मटेरियल यूज करिए तो आपको इसका फुल पोटेंशियल समझ आएगा। क्योंकि आई थिंक इस बुक का पर्पस ही वही है कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो आपको अगर ज्यादा सिलेबस है, कम टाइम में करना है, या और अच्छे से इन डेप्थ देर तक याद रखना है, तो आप इसको यूज करो और बार बार यूज करो। बट अगर आपको टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट समझना है, तो उसके लिए ये बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए आप एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ो। तो मयंक जो जैसे बिल्कुल तुमने सही बात करी कि जैसे बायोहैक जो है वो रिवीजन के लिए बनाई गई है, वो एक टेक्स्ट बुक नहीं है किसी भी तरीके की। तो जैसे कि एग्जाम पास आता जाता है तो हमें ये पता चलता है कि भाई उसमें पीवाईक्यू मेंशन्ड है, तो प्रीवियस ईयर क्योंकि रिपीट होते हैं हर साल, पेपर 70% प्रीवियस ईयर ही होता है। तो प्रीवियस ईयर आप अगर अकेले करके चले जाते हो, जो स्पेशली हुआ था कि मतलब नील के साथ हुआ था कि मैंने नील को बोला था कि तू प्रीवियस ईयर कर ले एक दिन पहले एग्जाम के, वो भी वो तैयार नहीं था। तो एग्जाम वाले दिन ही मैंने उसको एंड का एनवायरमेंटल इशू और वो सब का मैंने कहा कि इसके प्रीवियस ईयर करा देता हूँ तेरे को, और मैंने खुद रीड करना चालू करे, उससे बोला आंसर दे। और उस एक एक्टिविटी से जो कि आधे 1 घंटे की होगी, उसमें से एक क्वेश्चन फंस गया नीट में। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि केवल अगर आप प्रीवियस ईयर ही कर जाते हो बायो एक से एंड टाइम पे आखिरी दिन, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं जो शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। एनसीईआरटी का डाटा है इतना एकदम दिमाग में कई बार नहीं बैठता, डेट वेट सब भूल जाते हैं हम लोग। ये 100% सही बात है भैया, क्योंकि एक क्वेश्चन था हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट जेनेटिक मैप, ऐसे करके क्वेश्चन था जिसका आंसर अल्फ्रेड स्टूटेवन था। और ये क्वेश्चन मैंने मेरे मॉड्यूल में भी पीवाईक्यू था, मैंने वहां भी गलत किया था। मैंने जब प्रीवियस ईयर लगाया तब भी गलत किया था, और मैंने जब बायो हैक में रिवाइज भी करा मैंने तब भी गलत किया था ये। तो ये मैंने जब 3 बार क्वेश्चन गलत किया, और जैसे मैंने अपना नीट का पेपर सबसे पहले बायो खोला और उसमें जो फर्स्ट पेज था उसमें मुझे ये क्वेश्चन दिखा, मैंने सबसे पहले पेन उठा के इस पे टिक मारा। मैंने कहा अब ये गलत नहीं होगा। और ऐसे ही जैसे पेज पलटता भी गया, मैं क्वेश्चंस करता गया, तो मुझे समझ में आया कि ये सब तो देखा देखा लग रहा है, ये नहीं बनेगा तो आज तो शर्म आ जाएगी। मयंक एक आखिरी क्या तुम टिप देना चाहोगे सभी नीट एस्पिरेंट्स को, एक आखिरी ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले किया है?
मेरी प्रिपरेशन की जो मैं अपनी बेस्ट चीज बताना चाहूंगा वो थी कंसिस्टेंसी। मैंने ये ब्रेक नहीं करी कभी। आप रेगुलरली पढ़िए, अगर आपका अच्छा फील हो रहा है आपको तो आप 8-9 घंटे इजीली पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। पर अगर जिस दिन आप लो फील कर रहे हैं या आप थके हुए फील कर रहे हैं तो भी पढ़िए, 2-3 घंटे पढ़िए, अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही पढ़िए, पर पढ़ो जरूर। क्योंकि जब आप पढ़ना छोड़ोगे एक आध दिन तो आपकी बैकलॉग बनेगी, और जिस दिन वो बैकलॉग बड़ी हो गई उस दिन आप प्रेशर के अंदर सकम कर जाओगे, फिर आपका आगे बढ़ने का मन ही नहीं होगा। और ये भी चीज है कि अगर आप बैकलॉग कवर करने बैठोगे पर सिलेबस नहीं रुकेगा, टीचर सिलेबस चलाता रहेगा, तो इस चक्कर में आप ना इधर के रह पाओगे ना आप उधर जा पाओगे। तो ऐसे ऐसे टाइम पे काफी बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ना, या वो नीट एग्जाम से ही बाहर आ जाते हैं और वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो ये सबसे गलत चीज मैं कहूंगा करते हैं वो लोग। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, धीरे धीरे पढ़िए, तेज मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके। वो एक फेमस कहावत है कि बूंद बूंद से आप सागर भर सकते हो, तो आपको वही करना है 2 साल। बिल्कुल। तो मैं जैसे तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता था डे का, कि क्या एक नॉर्मल डे ना लाइफ रहता था? ये भैया आपने बहुत अजीब क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मुझे नील ने भी बहुत बार रिकमेंड किया है कि सुबह 5 बजे उठ जा, सब अच्छे से हो जाएगा। बट मैं नहीं उठ पाता ऑनेस्टली, और मैंने रनिंग भी ट्राई करी, मैं साइकिलिंग भी गया, मैंने ये सब करके देखा। मैं सुबह 6 बजे भी उठाऊं और मैं सुबह 11-11:30 पे भी उठाऊं, तो ये रहता है। बट मैं अब जो मैंने रियलाइज करी धीरे धीरे चीज, कि मैं रात को सोने से पहले एक टैब बना के रखता था, उसमें लिख देता था कि मुझे इतना इतना करना है। और बहुत सारे बच्चे करते हो बट उनको यूजफुल ना लगे, तो एक इसमें भी ट्रिक है कि आप हमेशा ज्यादा लिखो। मैंने हमेशा ये ट्राई किया कि मेरी जितनी पोटेंशियल है मैं उससे थोड़ा ज्यादा लिख के रखूं और गोल बिठा लूं कि मुझे इतना करना है। और जब मैं वो करता था तो मैं दिन में अपने सामने लगा के रखता था वो, फिर मैं वो टास्क कंप्लीट करके ही सोता था। इजी बात है कहना कि मैं करता था, बट 70-80% टाइम वो सारे टास्क नहीं होते थे, क्योंकि मैंने ज्यादा बनाया है वो। बट मैं उसका 90-95% भी कर रहा हूँ, वो भी बड़ी चीज है। तो ये मेरे को मोटिवेटेड रखता था पूरे दिन। पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं था, बट ये था कि सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, और जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन तो जो क्लास आवर्स होते थे मेरे, उसमें भी मैं एक्स्ट्रा खींचने की कोशिश करता था। तो मतलब कि तुम्हारा कहना ये है कि ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब सुबह ही, मतलब हो सकता है कभी रात को पढ़ रहे हैं जाग के दिन रात भर, और कभी सुबह पढ़ रहे हैं रात को सो रहे हैं, तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द थिंग। बट मेरे को भी पता है ये बात, मतलब ऑब्वियस है, बेसिक है कि कुछ लोग रात को ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब उनका रात का नाइट आउल होते हैं कि भाई रात को ही पढ़ेंगे और सुबह सोने का काम रहता है उनका, और तभी अच्छी रैंक्स आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब मेरे टाइम पे जो टॉपर थे वो या 200 कुछ उनकी थी, तो वो तो उन्होंने यही बोला था हमसे कि मैं रात को पढ़ता हूँ तो सोता हूँ सुबह। तो हमें बड़ा अजीब लगा था, बट ठीक है, मतलब नॉर्मल है। मैं कोई ऐसी तुम एक्टिविटी करते थे जो मतलब कि जैसे हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं तो ब्रेन एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ब्रेक चाहिए रहता है, तो ब्रेक में व्हाट यू डू? ब्रेक में भैया रेंज ऑफ एक्टिविटीज थी, बट मेरी सबसे फेवरेट थी फुटबॉल खेलना। मैं स्पोर्ट्स भी खेलता रहता हूँ, इतना कोई प्रोफेशनल नहीं, बट खेलना आता है मुझे सब गेम्स ऑनेस्टली। तो मैं ज्यादातर प्रेफर करता था फुटबॉल खेल लूं मैं। 3-4 मेरे दोस्त थे, उनके साथ ही कोऑर्डिनेट कर लो इजीली, और वो चल लेते थे खेलने। और अगर नहीं भी है तो एक होता है कि हम पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी, तो मैं जाता था एक पेंसिल या चौक से ऊपर ही हमारी टेरेस पे ऐसे स्क्वायर सा बना देता था, गोल पोस्ट मान के। फिर मैं काफी शूटिंग प्रैक्टिस करता था। तो उससे क्या है, जब हम एक्सर्ट कर रहे हैं खुद को, तो एक पसीना निकल रहा है, हम थक रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो रही है। तो ये मेरे को काफी हेल्पफुल लगी। बाकी इसके अलावा कभी कभी मैंने साइकिलिंग भी कर ली, कभी रनिंग पे भी चला गया मैं। तो वो सारी रेंज ऑफ ये बात बिल्कुल सही करी कि जब हम थोड़ा मतलब इस तरीके से फिजिकल एक्सर्शन करते हैं तो हमारा मेंटल जो है एक्सर्शन कम हो जाता है। जो चीज सेम मैं रनिंग के टाइम पे करता था, मैं रनिंग करने जाता था तो मेरा मतलब मेंटल जो भी अगर दिमाग में टेंशन वगैरह है सब रिलीव हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कहते हैं वो एंडोमॉर्फिन रिलीज होते हैं जो एक तरीके से स्ट्रेस रिलीविंग होते हैं। बहुत बढ़िया लगा मयंक तुमसे बात करके, और बहुत सारी चीजें मुझे अपनी टाइम की याद आने लगी कि हाँ मैं भी ऐसा करता था। ऑल द बेस्ट टू यू, बहुत अच्छी रैंक है तुम्हारी, एक बहुत अच्छा कॉलेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम्हारी फुल फ्लेज डॉक्टर वाली लाइफ चालू होने वाली है, जहाँ पर तुम एप्रन पहन के अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठोगे, एनाटॉमी में डाइसेक्शन करोगे, और बहुत मजेदार चीजें हैं। पढ़ना भी रहेगा पर साथ साथ में मजा भी आएगा। एक अल्टीमेट लाइफ होती है, मैं तो कहूँगा एमबीबीएस लाइफ इज समथिंग जो कि डिफरेंट होती है, बेस्ट नहीं बोलूंगा बट डिफरेंट जरूर होती है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर, बाय।